हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और उसमें चैप्टर 2 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था जो इंडिकेटर था ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, उसके बारे में हम लोगों ने समझा था डिटेल में, उसका टेबुलर एक्सप्रेशन समझा था। अब उसकी लिमिटेशंस के बारे में मैं समझाऊंगा आपको। तो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम के बारे में मैंने आपको समझाया, और दोनों के हिसाब से हम कब ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा देश विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम बोथ, जैसा मैंने बोला था बाय वन गेट वन फ्री, दोनों में एक ही बात आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर अ कंट्री इज सेड टू हैव अटेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट if there is continuous increase in real national income oblique per capita income for the country for long period of time। अगर लंबे समय तक देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अगर लगातार बढ़ती रहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा देश आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। अगर हमारे देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम हायर रेट से बढ़ रही है तो डेवलपमेंट का रेट भी हायर है। अगर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम लोअर रेट से बढ़ रही है तो डेवलपमेंट का रेट भी लोअर है। अगर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रही है, जितने पिछले साल थी उतनी ही इस साल है, तो इसका मतलब है कि हम स्थिरता की स्थिति में हैं। इट शोज द स्टेट ऑफ स्टेगनेंसी। एंड अगर हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कम हो रही है बढ़ने की जगह, देन इट शोज द नेगेटिव डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट। मतलब हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे, ऊपर से जिस सिचुएशन में थे वहाँ से हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो ये था ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब मुझे पर कैपिटा इनकम की आपको लिमिटेशन समझानी है। देखो, पर कैपिटा इनकम मिलती कैसे है। When total national income of a country divides by the total population, we get per capita income। जब देश की टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलेगी। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है ये पर हेड इनकम है। लेकिन मैं पहली लिमिटेशन जो समझा रहा हूँ वो समझाने से पहले दो सवाल और उसके जवाब। क्या नेशनल इनकम हर साल गिनी जाती है? हाँ। लेकिन क्या पॉपुलेशन हर साल गिनी जाती है? नहीं। पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है दोस्तों, जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखना, पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है वो हर 10 साल में होती है। एवरी 10 ईयर, आफ्टर एवरी 10 ईयर पॉपुलेशन इज काउंटिंग। तो अगर हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंट होती है तो जब हम हर साल पर कैपिटा इनकम जो ढूंढते हैं वो हम कैसे ढूंढेंगे? बिना पॉपुलेशन की एग्जैक्ट फिगर के हमारे पास पर कैपिटा इनकम कैसे मिलेगी? एग्जैक्ट फिगर ही नहीं होगी जब हमारे पास पॉपुलेशन की। तो उसकी पहली लिमिटेशन ही यही है कि ये सिर्फ अंदाज़ा है। जिस साल हम पॉपुलेशन ढूंढेंगे उस साल तो हमें एग्जैक्ट पर कैपिटा इनकम मिलेगी। जैसे मान लो कि लास्ट जो हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी 2011 में, तो 2011 की पर कैपिटा इनकम आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी, क्योंकि उस वक्त की नेशनल इनकम भी आपको पता है, उस वक्त की पॉपुलेशन भी आपको पता है। लेकिन 2012, 2013, 2014 जो 2020 तक है, अब 2021 में फिर से पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, 2021 में फिर से काउंटिंग होगी, तो उस वक्त की भी आपको परफेक्ट मिल जाएगी पर कैपिटा इनकम। लेकिन ये बीच के जो 9 साल है वहाँ पर हमें सिर्फ अंदाज़ा लेना पड़ता है। हम सिर्फ थोड़ी पर कैपिटा इनकम, हम सिर्फ थोड़ी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं अंदाजे के हिसाब से कि पिछले सालों में कितना परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ा है उसके हिसाब से बढ़ा कर। लेकिन आप समझो दोस्तों, एग्जैक्ट तो है नहीं, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है वो ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए इसकी पहली जो लिमिटेशन है वो यहाँ पर लिखी है ओनली एस्टिमेट्स। यहाँ पर सिर्फ अंदाजा ही होता है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, limitations per capita income as an indicator has following limitations। First, only estimates। The national income of the economy is calculated almost every year and hence we get almost correct data। नेशनल इनकम, हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो हम हर साल ढूंढते हैं, इसलिए उसका डेटा हमें सही मिलता है। बट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ नॉट कैलकुलेटेड एवरी ईयर। जो जनसंख्या है वो हम हर साल नहीं गिनते हैं। इन इंडिया पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन वंस इन 10 ईयर्स। जो जनसंख्या हम जो जनसंख्या गिनते हैं वो हर 10 साल में एक बार गिनते हैं।
हैंस ओनली एन अप्रोक्सीमेशन इज टेकन फॉर ऑल अदर ईयर्स। जो 9 साल के लिए, बाकी के जो 9 साल होते हैं उसके लिए तो हम सिर्फ अंदाजा ही लेते हैं। सो पर कैपिटा इनकम डेटा इज नॉट एक्वायर्ड करेक्टली। सो पर कैपिटा इनकम करेक्टली एक्वायर्ड होता नहीं है, वो सिर्फ अंदाजा होता है और अंदाजे से कभी भी हम विकास का पता नहीं लगा सकते, इसलिए इसकी पहली लिमिटेशन है ओनली एस्टिमेट्स। दूसरी इसकी जो लिमिटेशन है, डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। देखो दोस्तों, ये लिमिटेशन एकदम आसान है। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दो तरीके से गिनी जाती है। मैंने जो आगे के वीडियोस थे उसमें मैंने आपको समझाया था। अगर आप करंट ईयर की प्राइस से ढूंढते हो तो उसको मॉनेटरी नेशनल इनकम और मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम बोलेंगे। लेकिन अगर आप बेस ईयर की प्राइस से गिनते हो जिसमें प्राइस फिक्स रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है कि हम करंट ईयर की प्राइस से गिने या बेस ईयर की प्राइस से गिने, मतलब करंट ईयर की प्राइस से गिने या कांस्टेंट प्राइस से गिने, तो ये कन्फ्यूज़न है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। ऑलरेडी वी हैव बीन सीन द डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम गिनने में हमने डिफिकल्टी देखी कि भाई करंट ईयर की प्राइस से गिने या कांस्टेंट प्राइस से, बेस ईयर की प्राइस से। इन द सेम वे वेदर पर कैपिटा इनकम शुड बी एट करंट प्राइस शुड बी कैलकुलेटेड, यहाँ पर बुक में लिखा नहीं है, in the same way whether per capita income should be calculated at current price or constant price and the related difficulties make it difficult to know the real situation। दोस्तों, पर कैपिटा इनकम में भी यही एक लिमिटेशन है कि हम उसको करंट प्राइस से गिने या कांस्टेंट प्राइस से गिने। अगर करंट प्राइस से गिनेंगे तो हमें रियल सिचुएशन तो पता चल जाएगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि प्राइस की वजह से इनकम बढ़ेगी। और अगर हम कांस्टेंट प्राइस से गिनेंगे बेस ईयर के प्राइस से तो प्रोडक्शन कितना बढ़ा वो पता चल जाएगा, लेकिन प्राइस कितनी बढ़ी है ना इस साल वो हमें पता नहीं चलेगा। तो दोनों की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। फिर भी इंडिया हम जो है रियल नेशनल इनकम गिनते हैं, रियल पर कैपिटा इनकम गिनते हैं, लेकिन कंफ्यूजन है दोनों में, इसलिए सेकंड लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। थर्ड, पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। पर कैपिटा इनकम सिर्फ एवरेज बताता है। पर कैपिटा इनकम सिर्फ एवरेज बताता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि हम टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हमें एवरेज मिल जाएगी कि भाई पर पर्सन इनकम को इतनी इनकम मिलती है। लेकिन क्या सही में उतनी इनकम मिलेगी ही, ये ज़रूरी नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम आपको पर हेड इनकम बताता है, एवरेज बता देता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है। डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, अनइक्वल है, कितने लोगों को कितने पैसे मिल रहे हैं, हर एक इंसान के हाथ में कितने आ रहे हैं, ये बताता नहीं है। सो पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज, इट डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड, पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज इनकम, ये सिर्फ एवरेज इनकम बताता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज नो डिसीजन कैन बी टेकन एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज कैन नॉट बी डिसाइडेड। एवरेज के बेसिस के ऊपर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं और विकास के किस तबक्के में है हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते, सिर्फ एवरेज के बेसिस के ऊपर। With increase in per capita income, if equitable income distribution takes place, economic development is said to have taken place। पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दो कंडीशन है, उसमें से ये एक कंडीशन है कि बढ़ी हुई इनकम इक्वली बंटनी चाहिए। If income distribution is inequitable, it can be said that economic development has not taken place। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आर्थिक विकास नहीं हुआ है। फिर तो मैंने आपको बताया था क्या होगा, रिचरर गेट्स मोर रिचरर एंड पुअरर गेट्स मोर पुअरर। धनिक और ज़्यादा धनिक बनते जाएंगे, गरीब और ज़्यादा गरीब बनते जाएंगे। ड्यू टू दिस टू पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर इज कंसिडर्ड डेफिशिएंट। इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम में एक कमी है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बताता नहीं है। फोर्थ इसकी जो लिमिटेशन है वो है डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन। देखो दोस्तों, जब भी हम कंपैरिजन करें ना तो स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। अगर मुझे सारे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करनी हो, एग्जाम्पल
तो मुझे सब स्टूडेंट्स के जो परफॉर्मेंस है ना, वो परसेंटेज, उसका जो स्टैंडर्ड है वो परसेंटेज ही होना चाहिए, या तो फिर सबके टोटल मार्क्स ही होने चाहिए। किसी के परसेंटेज हो, किसी के टोटल मार्क्स हो, किसी का परसेंटाइल रैंक हो, किसी का ग्रेड हो, तो कंपैरिजन नहीं हो सकती है। अगर कंपैरिजन करनी है तो स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अलग अलग देशों की अगर कंपैरिजन करनी है, अगर अलग अलग देशों की पर कैपिटा इनकम की कंपैरिजन करनी है, तो अलग अलग देशों की जो करेंसी है पहले तो उसको एक ही स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि यूएस डॉलर में, जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ही कंपैरिजन हो पाएगी, नहीं तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगी। अगर हम इंडिया की पर कैपिटा इनकम रुपीज़ में गिनेंगे और अमेरिका की डॉलर में गिनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया अमेरिका से भी बहुत आगे है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। पर ये जो पिक्चर बताता है वो ट्रू पिक्चर नहीं है, वो ट्रू सिनारियो नहीं है। इसीलिए हर एक देश की पर कैपिटा इनकम को पहले एक स्टैंडर्ड में, एक कंट्री की, जैसे कि अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अमेरिकन डॉलर में ही क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी है, इसलिए। अब इसमें क्या है दोस्तों कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग गवर्नमेंट ने करेंसी के ऊपर अपने रेगुलेशंस, जो नियंत्रण है, वो रखे हैं। दुनिया के हर एक देश में ऐसा नहीं है कि फ्री एक्सचेंज रेट है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा होगा कि फ्री एक्सचेंज रेट क्या है सर? फ्री एक्सचेंज रेट का मतलब होता है व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, देन इट इज नोन एज फ्री एक्सचेंज रेट। मार्केट फोर्सेस आर डिमांड एंड सप्लाई। जिस देश में एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होते हो, गवर्नमेंट ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस नहीं करती है, गवर्नमेंट के ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं होते हैं, वो उस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फ्री एक्सचेंज रेट। और जिस देश में गवर्नमेंट डिसाइड करती है करेंसी की वैल्यू और अपने एक्सचेंज रेट के ऊपर कंट्रोल रखती है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अगर दुनिया के सारे देशों में फ्री एक्सचेंज रेट हो ना, और फिर हम लोग कन्वर्ट करें ना डॉलर में, तो स्टैंडर्ड एक जैसा आएगा और वो सही पिक्चर दिखाएगा। लेकिन दुनिया के आज भी कुछ देशों की सरकारों ने अपने करेंसी के ऊपर रेगुलेशंस रखे हैं। हर जगह फ्री एक्सचेंज रेट नहीं है, तो इसलिए उस करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना पहले तो आसान नहीं है, और अगर करेंगे भी तो वो सही वैल्यू नहीं बताएगा। इसलिए दुनिया के सभी देशों की कंपैरिजन करने में डिफिकल्टी आती है। अगर दुनिया के सारे देशों में फ्री एक्सचेंज रेट होता और अगर हम आसानी से उसको कन्वर्ट कर पाते, तो फिर ये कंपैरिजन हमें ट्रू सिनेरियो बताती है, सही पिक्चर बताती। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों की गवर्नमेंट ने, अलग अलग देशों की सरकारों ने अभी भी अपने देशों में करेंसी के ऊपर नियंत्रण रखा है, इसलिए वहाँ पर कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है। और अगर कन्वर्ट कर भी लेते हैं तो वो सही पिक्चर बताता नहीं है। और जब तक सही स्टैंडर्ड नहीं होगा, जब तक एक ही स्टैंडर्ड नहीं होगा, तब तक कंपैरिजन नहीं हो पाएगी। तो डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन थोड़ा डिटेल में समझाया दोस्तों मैंने आपको ये, ताकि आपको समझ में आए। द पर कैपिटा इनकम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सप्रेस्ड इन देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज। अलग अलग देशों की जो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम होती है, वो अलग अलग देशों की करेंसी में होती है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इट विल हैव टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर। सबसे पहले उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड देन कंपैरिजंस कैन बी डन टू फाइंड आउट वेदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज रिलेटिवली हाई और लो। और फिर हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरे देश से हमारा ज़्यादा है या कम है। तो पहले तो यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था टेबुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है दोस्तों, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इम्पोज डिफरेंट कंट्रोल्स ऑन एक्सचेंज रेट एंड द रियल एक्सचेंज रेट कैन नॉट बी नोन, एंड कॉन्सिक्वेंटली द रियल कंपेरिजन इज नॉट पॉसिबल अमंगस्ट कंट्रीज। अलग अलग देशों, दुनिया के अलग अलग देशों ने अभी भी अपने एक्सचेंज रेट के ऊपर कंट्रोल रखे हैं, और उससे रियल एक्सचेंज रेट पता नहीं चलता है, और इसकी वजह से सही मायने में कंपैरिजन, रियल कंपैरिजन नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है, फोर्थ, डिफिकल्टी इन कंपैरिजन। फिफ्थ है डिसेप्टिव इंडिकेटर। दोस्तों डिसेप्टिव इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि ये जो निर्देशक है, ये जो इंडिकेटर है ना, ये जितना बताता है ना, इससे कई गुना ज़्यादा छिपाता है। इट हाइड्स मोर देन इट रिवील्स।
उसका मतलब यही है, जितना बताता है ना उससे कई गुना ज़्यादा तो ये छुपाता है। जैसे ये एवरेज बताता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन छुपा देता है। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम की एक लिमिटेशन है, डिसेप्टिव इंडिकेटर। पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट एक्चुअल इनकम दैट अ सिटीजन गेट्स। पर कैपिटा इनकम देश की ऐसी इनकम है कि हर एक इंसान को उतनी इनकम मिलती ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर कैपिटा इनकम एवरेज बताता है, लेकिन क्या हर एक इंसान को इतनी इनकम मिलती ही है? क्या सब इतना कमाते ही है? नहीं। पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट एक्चुअल इनकम दैट अ सिटीजन गेट्स। Per capita income as an indicator hides more than it reveals and hence it is not a correct indicator। ये जितना बताता है इससे कई गुना ज़्यादा छुपाता है। एवरेज बताता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन छुपाता है, दैट्स वाई इट इज़ अ डिसेप्टिव इंडिकेटर। लेकिन दोस्तों फिर से यहाँ पर क्या पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर की लिमिटेशंस है, तो क्या ये जो इंडिकेटर है क्या इसको हम कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, इसको हम कंसिडर करेंगे और दुनिया के ज़्यादातर देश इसको कंसिडर करते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तो रिकमेंड करती है कि इसी के इंडिकेटर से आप अपने देश का डेवलपमेंट नापें। तो दोस्तों लिमिटेशंस होती है क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट इंसान ने बनाए हुए हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया, नेचर जो भी बनाती है वो परफेक्ट होती है क्योंकि नेचर परफेक्ट है, गॉड परफेक्ट है। और इंसान जितने भी कॉन्सेप्ट बनाता है वो इम्परफेक्ट होता है, उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है क्योंकि इंसान ही खुद गलतियों का पुतला है, हम इम्परफेक्ट हैं। तो इसलिए दोस्तों लिमिटेशंस तो है लेकिन हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है। मैंने दो इंडिकेटर्स आपको समझा दिए दोस्तों, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, बाई वन गेट वन फ्री। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये तीसरा इंडिकेटर है, लेकिन तीसरा इंडिकेटर तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ PQLI का जन्म कैसे हुआ, PQLI के पापा कौन हैं। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा रहा हूँ आपको। PQLI जो है ना वो बेटा है, उसका जन्म जहाँ से हुआ है वो मेन कॉन्सेप्ट जो है वो PQL है। और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं PQL और PQLI के बीच में। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। ये जो PQL है ना वो बाप है, वो पापा है, और PQLI जो है ना वो बेटा है, क्योंकि PQL में से ही PQLI बना है। तो इसीलिए PQLI बेटा है और PQL पापा है। तो ऑब्वियसली पहले पापा आए होंगे, तो हम लोग पहले पापा के बारे में समझ लेते हैं, बेटे के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। लेकिन ये पापा और बेटे वाला मुझे क्यों नाम देना पड़ा, क्यों आपको एग्जाम्पल देना पड़ा, ताकि आप समझो कि बोर्ड की एग्ज़ाम में अगर आपको पूछे कोई भी क्वेश्चन तो उसमें से आप ये सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन कौन सा है, PQL है या PQLI है। ठीक है, दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछते भी है। PQLI PQL में से ही बना है। अब ये PQL है क्या, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसको सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। अब एक सवाल से स्टार्ट करता हूँ मैं। आपकी, मेरी और दुनिया में जितने भी इंसान रह रहे हैं, इन सब की जीवन की गुणवत्ता किसके ऊपर निर्भर है, सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड है? तो दोस्तों आपकी, मेरी और जितने भी लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड है कि हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। जो जितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पाते हैं, जो जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पाते हैं, नॉर्मली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा बोलते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी है। और क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए पैसे चाहिए, तो इसलिए हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कब ऐसा बोल सकते हैं कि इम्प्रूव हो रही है। तो ध्यान से समझना, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ पर्सन कंज्यूम्स।
कोई भी इंसान कितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पा रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम कर पाते हैं उतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उतना हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी। दोस्तों सिंपल है, यहाँ पर अगर मैं सिंपल वर्ड इस्तेमाल करूँ तो आपके पास अगर ज़्यादा पैसे होंगे, मेरे पास अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो हम लोग ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पाएंगे। हम लोग एसी भी ला पाएंगे, हम लोग कार भी ला पाएंगे, हम लोग सोफ़ा सेट भी ला पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी कंज्यूम्स। हम जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पाते हैं उसके ऊपर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड होती है। जितने गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो देखो दोस्तों, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड PQLI, पहले पापा के बारे में लिखा है फिर बेटे के बारे में। तो आज हम लोग समझेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। For that, if economic development is taken place, and how much more or less is to be measured, and for this, physical quality of life index as an indicator is accepted. तो देश में कितना आर्थिक विकास हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, कितना कम हुआ है, ये नापने के लिए हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस इंडिकेटर को एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो इंडिकेटर जहाँ से बना है, जो उसके पापा है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? जीवन की गुणवत्ता। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ पर्सन कंज्यूम्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी, वो हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंजम्पशन रिफर्स टू द फर्स्ट, देखो हम क्या क्या कंज्यूम कर पाते हैं। फर्स्ट, कंजम्पशन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देखो ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, फ्यूल मतलब जो LPG सिलेंडर हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब FMCG गुड्स, हर रोज़ के जीवन में हमें जो भी चीज़ें चाहिए, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब नॉन ड्यूरेबल, जिसको FMCG गुड्स बोलते हैं। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स को इंसान पूरी कर पाता है तो वो अच्छी बात है, और देश में सब लोग प्राइमरी रिक्वायरमेंट सबकी पूरी होनी ही चाहिए। इसके लिए तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और उनको आगे लाने के लिए ही हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। दूसरा, कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। देखो दोस्तों, जब इंसान की प्राइमरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तब वो ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स का कंजम्पशन करता है, जैसे कि AC है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कार है, ये सब ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। तीसरा है कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे रेस्टोरेंट है, जैसे मूवी थिएटर है, ये सारी सर्विसेज है, जैसे ट्यूशन है, ये सारी सर्विसेज हम कितनी कंज्यूम कर पाते हैं। पहले कोई भी इंसान होगा वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, उसके बाद अपनी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। जो इंसान सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छी है। जो इसमें से कुछ चीज़ें प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स और उसके अलावा भी अगर ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पाता है, उसकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। और जो इंसान प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर पाता है उसको हम बोलते हैं पुअर, गरीब। तो दोस्तों, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी कंज्यूम्स। दिस कंजम्पशन स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमाइंस द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो कंजम्पशन स्टैंडर्ड है ये हमारी जो जीवन की गुणवत्ता है उसको निर्धारित करते हैं। हैंस कंजम्पशन और लिविंग स्टैंडर्ड इज आइडेंटिफाइड एज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम कितना कंजम्पशन करते हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये डिसाइड करता है हमारी जीवन की गुणवत्ता। If the living standard of the people goes up, it can be said that physical quality of life has gone up. अगर हमारी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा भौतिक कल्याण हुआ है, हमारी भौतिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, हम ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो PQL में कंसिडर होती है? PQL में 10 चीज़ें हैं, जो 10 चीज़ें
10 डिटर्मिनेंट्स है, देयर आर 10 डिटर्मिनेंट्स इन PQL, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 10 चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। अगर ये 10 चीज़ें हमें मिलती है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है, ऐसा हम बोल पाएंगे। तो ये 10 चीज़ें कौन सी है? और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन, ये जो 10 चीज़ें हैं ना, उसमें से ही मॉरिस डेविस मॉरिस जिन्होंने PQLI बनाया है इंडिकेटर, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ, तो मॉरिस डेविस मॉरिस ने क्या किया, ये जो 10 डिटर्मिनेंट है PQL के, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के, कि जो हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसके ऊपर से डिसाइड होता है हमारी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मॉरिस डेविस मॉरिस ने क्या किया, इसमें से 3 डिटर्मिनेंट्स को लिया और 3 डिटर्मिनेंट्स को कंसिडर करके उन्होंने एक इंडेक्स बनाया जिसको बोलते हैं PQLI। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन ये मेन है 10 डिटर्मिनेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन PQL। अब ये कौन से है, तो बुक में उसके बहुत लेंथी दिया हुआ है, उसके बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट फॉर्म देना चाहता हूँ PQL को याद रखने के लिए, आपको याद रह जाएगा। सबसे पहले हम लोग अंदर पढ़ते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म देता हूँ। सबसे पहला है फूड, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है हाउसिंग। पहला है फूड, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है हाउसिंग, फोर्थ है एजुकेशन, फिफ्थ है ट्रांसपोर्टेशन, मिलना चाहिए सबको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एजुकेशन भी मिलना चाहिए। सिक्स्थ है एनर्जी, खाने जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है हमारी, रोटी कपड़ा मकान, एनर्जी। सेवंथ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का शुद्ध पानी सबको मिलना चाहिए। एट्थ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज़्यादा होनी चाहिए अपेक्षित आयुष्य। नाइन्थ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देखो दोस्तों ये मिलना नहीं चाहिए, बाल मृत्यु दर है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए ताकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो। एंड टेंथ ड्रेनेज फैसिलिटी, मतलब गटर लाइन की जो सुविधा होती है जिससे सारा जो वेस्ट होता है वो मैनेज होता है, जिससे सारा वेस्ट जो होता है वो हम मैनेज कर पाते हैं, उसको बोलते हैं ड्रेनेज फैसिलिटी। तो यहाँ पर 10 चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में समझाई। अब इसको अगर आपको याद रखना है कि विच 10 डिटर्मिनेंट्स आर इंक्लूडेड इन PQL, और अगर एग्जाम में ये सवाल पूछे तो आपको याद रखना है सिंपल, FH स्क्वायर ETE पेड, FH स्क्वायर ETE पेड। FH स्क्वायर का मतलब होता है, F का मतलब होता है फूड, H हेल्थ, H हाउसिंग, FH स्क्वायर ETE एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, ETE कंप्लीट। पेड में P है पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस प्योर ड्रिंकिंग वाटर, A एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, I इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और D ड्रेनेज फैसिलिटी। दिस 10 डिटर्मिनेंट्स आर इंक्लूडेड इन PQL, जो कि पापा है PQLI के। इनके जो बेटे हैं इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आशा रखता हूँ आपको पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशंस भी समझ में आ गई होगी, PQL भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको PQLI समझाऊंगा। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। जय सिया राम।